नमस्कार। आपका अखबार के इस विशेष रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आखिर अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। उसने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के 3 जो प्रमुख परमाणु ठिकाने थे, फोर्डो का, नंताज और उसके अलावा इस्फहान, ये 3 बड़े परमाणु ठिकाने हैं ईरान के। इन तीनों पर भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 4:30 बजे अमेरिका के बम वर्षक B-2, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही थी कि एकमात्र दुनिया में यही फाइटर जेट है जो ये बम गिरा सकता है, जो धरती के 100 मीटर नीचे तक जाकर जो है वो तबाही मचा सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम था, जो उसकी सामग्री थी, वो लगभग 90 मीटर नीचे ज़मीन के नीचे थी। ये पहाड़ी इलाका है, सुरंगों के जरिए रास्ता बनाया गया था और दुनिया का सबसे सुरक्षित परमाणु संयंत्र या परमाणु एनरिचमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसको माना जा रहा था कि ये सबसे सुरक्षित जगह है। उस पर केवल और केवल अमेरिका हमला कर सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की सोशल मीडिया पर जाकर। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने वो करके दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए और दुनिया के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा अब शांति का समय शुरू हो गया है। अब ईरान ने अगर जवाबी हमला किया तो उसका ऐसा हाल होगा जिसके बारे में उसने कल्पना नहीं की होगी। ईरान में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। ईरान में उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर को पहले ही छिपा रखा था बंकर में। ईरान के सुप्रीम लीडर को अब ये डर सताने लगा है कि उसकी भी हत्या हो सकती है। यानी अयातुल्ला अली खामनेई को ये आशंका है। ईरान के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, सुरक्षा रणनीति बनाने वाले हैं, उनको ये आशंका उनकी बढ़ती जा रही है कि अमेरिका उनका असैसिनेशन कर सकता है, उनकी हत्या करवा सकता है। इसलिए खामेनेई ने अपने 3 सक्सेसर घोषित कर दिए। जिस तरह से इजराइल उनके सेनाध्यक्ष को, उनके इंटेलिजेंस चीफ को और दूसरे सैन्य अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को प्रिसीशन स्ट्राइक के जरिए उनको एलिमिनेट कर रहा है, उससे उनको डर है कि जिसको सक्सेसर अनाउंस करेंगे उसकी भी हत्या हो सकती है। तो इसलिए 3 संभावित सक्सेसर अनाउंस कर दिए गए। ये ईरान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो ईरान पर हमला अमेरिका करेगा नहीं करेगा, ये संशय बना हुआ था। लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्वभाव बन गया है वो हो सकता है नेतन्याहू को भी धोखा दे दे। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति दुनिया में और अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ बन गई थी, एक शायद मैक्सिकन, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैक्सिकन डिश है टैको। आपने भी देखा होगा, भारत के बहुत से शहरों में टैको बेल के नाम से कई रेस्टोरेंट खुल गए हैं। उसमें ये टैको जो है डिश मिलती है। ये बेसिकली अगर आप सामान्य भाषा में समझाना चाहें तो रोटी जैसा समझ लीजिए होता है, जिसको फोल्ड कर दें, बीच में स्टफिंग होती है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसमें चिकन और सब्जी होती है, और वेजिटेरियन हैं तो सब्जी और पनीर होती है। तो अक्सर होता है खाते समय जो चिकन के पीसेस हैं, वो बात चिकन की केवल होती है, वैसे तो सब्जी भी जो है निकल आती है, थोड़ी बहुत बाहर आ जाती है। तो ट्रंप के बारे में ये मजाक चलने लगा था अमेरिका और यूरोप में कि ट्रंप चिकन्स आउट। जैसे टैको से चिकन बाहर निकल आता है, वैसे ही ट्रंप आगे बढ़ते हैं और पीछे हट जाते हैं। इस छवि को ट्रंप के लिए बदलना मजबूरी बन गया था। दूसरा, उनको और कहीं किसी युद्ध को रुकवाने में सफलता मिल नहीं रही थी। तो युद्ध के जरिए युद्ध रुकवाने की रणनीति उन्होंने बनाई कि ईरान पर अगर ये हमला करेंगे तो ईरान का जो नुकसान होगा उसके बाद वो बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। आपको मालूम है कि जेनेवा में यूरोप के 3 देशों, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, इनके प्रतिनिधियों और ईरान के विदेश मंत्री आगाची के बीच बातचीत चल रही थी। शनिवार को आगाची ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका पर भरोसा कैसे करें। अमेरिका जो है वो भरोसे के लायक नहीं। उन्होंने कहा, खासतौर से ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि वो भरोसे के लायक नहीं हैं। वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे कुछ मालूम नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने बड़ा साफ साफ बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका हो सकता है हमला करे,
लेकिन अमेरिका अगर हमारे परमाणु संयंत्र नष्ट कर देता है तब भी हमारा परमाणु कार्यक्रम रुकेगा नहीं। और उन्होंने कहा कि सब कुछ नष्ट कर सकता है, अमेरिका चाहे तो उसमें क्षमता है, कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वैज्ञानिक हमारे पास है, हमको मालूम है कि किस तरह से यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम उसको फिर से शुरू करेंगे। अब दुनिया की कोई ताकत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक नहीं सकती, उसको पीछे कर सकती है। ये बयान ईरान के विदेश मंत्री का था और उन्होंने कहा कि जिस तरह से धमकी दी है, ख़ास तौर से वो जिक्र कर रहे थे उनके जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनकी हत्या की जो बात ट्रंप ने कही थी कि हमको मालूम है वो कहाँ हैं, हमारे निशाने पर हैं, लेकिन अभी उनको मार नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को ये भाषा शोभा नहीं देती। इसके अलावा आगाची ने यह भी कहा ये धमकी नहीं, हम इसको जो है एक तरह से अपना अपमान मानते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे देश का गर्व है, हमारे देश की प्रतिष्ठा है, हमारे देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे ये सोचना भी गलत है। तो अमेरिका और इजराइल दोनों का ये जॉइंट ऑपरेशन था। इजराइल लगातार हमले कर रहा था ईरान के परमाणु ठिकानों पर, ये अमेरिका के शामिल होने से पहले भी कर रहा था। उसके जवाब में ईरान इजराइल के सिटीजन्स पर, नागरिकों पर हमला कर रहा था, नागरिक इलाकों पर हमला कर रहा था। लेकिन इजराइल ने किसी भी नागरिक इलाके पर ईरान के हमला नहीं किया, केवल सैन्य ठिकानों पर हमला किया, वैज्ञानिकों को मारा और उनके जो सेना अधिकारी, खुफिया अधिकारी या इस तरह के लोग थे, सेना से जुड़े, सुरक्षा से जुड़े लोग थे, उनको मारा है। अब देखिए, इस ज़माने में इस तरह की बात करना ये हिटलर का समय नहीं है, ये बात शायद खामेनेई और ईरान भूल गए। जब आप सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करें किसी एक देश के बारे में कि उसको इस धरती पर बने रहने का अधिकार नहीं है, जो इजराइल के बारे में लगातार ईरान बोल रहा था, कि लगातार बोल रहा था कि यहूदियों को और इजराइल के अस्तित्व को ख़त्म कर देंगे, तो इस तरह की भाषा इस युग में तो नहीं चल सकती। और इजराइल जैसे देश जिसका समर्थन अमेरिका कर रहा हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस पूरे प्रकरण में देखें, 13 जून से ये युद्ध शुरू हुआ है, दुनिया के जितने सुन्नी देश हैं, याद रखिए कि ईरान जो है शिया देश है, शिया शासित शासन चल रहा है ईरान में, तो सुन्नी देश जितने हैं वो अंदर खाने इजराइल की मदद कर रहे हैं। ईरान के समर्थन में कोई नहीं आया। इस हमले के बाद अपील की है ईरान ने सारे सुन्नी देशों से कि इस्लाम के नाम पर हमारी मदद कीजिए। और ईरान के विदेश मंत्री तुर्की भी पहुंचे हुए थे, तुर्की की मदद ले रहे थे। अर्दोआन जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के नए नेता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम उम्मा की बात चलती रहती थी कि इस्लाम के नाम पर सारे मुसलमान एक हो जाएंगे, वो ईरान इजराइल युद्ध के दौरान ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब एक बार फिर जो है ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर जवाब दिया ईरान ने, और ईरान को कहा कि ये सबसे बड़ा आतंकी देश है, आतंकवादी पैदा करने वाला देश है। और ईरान ये कर भी रहा था। वो जिस तरह से उसने अपने प्रॉक्सीज खड़े किए थे, हिजबुल्ला, हमास, हूती, ये सब इजराइल के खिलाफ आक्रमण के लिए तैयार किए गए थे, दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए। इजराइल ने पहले इनको ख़त्म किया एक एक करके, हूती अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन हिजबुल्ला और जो है हमास को तो लगभग ख़त्म कर दिया है इजराइल ने। उसके बाद ईरान पर हमला शुरू किया। तो अब दुनिया में अगर शांति आनी है तो ये निर्भर करता है ईरान पर। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो उसका वो हश्र होगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी, इससे बड़ा हमला होगा ईरान पर। और वो कह रहे हैं कि अब शांति की बात होनी चाहिए, अब डिप्लोमेसी की बात होनी चाहिए।
ईरान कह रहा है कि हम बातचीत के लिए, शनिवार को ही कह रहा था, इस हमले के बाद अभी कोई बयान इस तरह का नहीं आया है, शनिवार को कह रहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि अमेरिका की बातचीत में कोई रुचि है। वो ये समय जो है मांग जो दिया है, 2 हफ्ते का समय अल्टीमेटम दिया है अमेरिका ने ईरान को, दरअसल वो कवर करने के लिए इजराइल के अटैक को दिया गया है। 2 हफ्ते का समय दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने और 2 दिन में हमला कर दिया। बहुत से रक्षा विशेषज्ञ थे जिनका मानना था ये सरप्राइज एलिमेंट जो है पैदा करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया और ट्रंप उससे पहले कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था जिसका मानना था कि ट्रंप पीछे भी हट सकते हैं। और ये बात जो है, ये निष्कर्ष ट्रंप के ही बयान से निकला। उन्होंने कहा कि वो युद्ध विराम का भी समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अंतिम फैसला करने के लिए उन्हें 2 हफ्ते का समय चाहिए। लेकिन ईरान इस गफलत में नहीं था कि 2 हफ्ते तक अमेरिका और इजराइल रुकेंगे। ऐसी खबर आ रही कि ईरान को इस अमेरिकी और इजरायली संयुक्त हमले से कुछ समय पहले खबर मिल गई थी कि ऐसा होने वाला है या हो सकता है अभी, तो वहाँ से काफ़ी कुछ सामान और वैज्ञानिक और दूसरे लोगों को हटा दिया गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये तीनों जो परमाणु फैसिलिटीज़ थी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी ईरान की, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब ईरान के सामने कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो। यूरोप के देश पहले से ही दबाव डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन अगर ईरान ने अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला किया, मिसाइल अटैक किया, उसके पास मिसाइल अटैक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, अगर किया तो ये लड़ाई और बढ़ने वाली है। तो अब पूरी तरह से गेंद जो है ईरान के पाले में है कि युद्ध रुकेगा या और बढ़ेगा। ईरान का कोई भी छोटा सा भी जवाबी हमला, खास तौर से अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अगर होता है तो ये युद्ध और बढ़ने वाला है। इजराइल के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दोनों के लिए अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को संबोधित करना ज़्यादा आसान हो गया है। उनको आश्वस्त करना, उनका साथ लेना, उनका विश्वास जीतना ज़्यादा आसान हो गया है इस कार्रवाई के बाद। दुनिया में कोई इस समय ईरान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह का शासन वहाँ चल रहा था, जिस तरह से 16 साल की एक बच्ची को यातना देकर मारा गया था, फांसी दी गई थी, और उसके अलावा तमाम महिलाएं जो स्वतंत्रता की हामी थी, जिन्होंने अपने बाल कटवा दिए सार्वजनिक रूप से, उनको जिस तरह से मारा गया, जेल भेजा गया, और जिस तरह का अत्याचार चल रहा था वहाँ, उससे ईरान के लोग भी परेशान थे। लेकिन जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरानी जो है इकट्ठा हो गए। इससे ईरानी प्रशासन का या कहें खामेनेई का हौसला और बढ़ गया। उसको लग रहा था कि उम्मा के नाम पर, इस्लाम के नाम पर दुनिया के बाकी इस्लामी देश उसके साथ आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी फ़िलहाल कम से कम अपने 6 महीने के शासन में ट्रंप ने पहला कोई निर्णायक कदम उठाया है जिसका श्रेय उनको मिलेगा। अभी तक माना जा रहा था कि ट्रंप जो है वो धमकी देते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं या कुछ करते नहीं हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार ट्रंप ने ये कदम उठाया है। इससे दुनिया में शांति स्थापित भी हो सकती है और युद्ध के और बड़े दायरे में बढ़ने का खतरा भी पैदा होता है। दोनों परिस्थितियां हैं। किस ओर जाएगी दुनिया, ये निर्भर करता है अब ईरान पर। ईरान वैसे इस हालत में है नहीं कि वो जवाबी हमला करके बच सके। उसको मालूम है कि अगर जवाबी हमला करेगा तो उसके लिए तबाही के अलावा और कुछ नहीं है। उसको कहीं से कोई साथ नहीं मिल रहा है। यूरोप के देश भी चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, वरना दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। सबको मालूम है कि ये युद्ध अगर बढ़ेगा तो ये इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह जाएगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो पूरी दुनिया की नज़र इस गतिविधि पर है या इस घटनाक्रम पर है कि ये क्या नया स्वरूप लेता है। ट्रंप ने अपनी ओर से कह दिया कि उनको जितनी कार्रवाई करनी थी उन्होंने कर लिया। अब वो आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर कर, आप ज़रा तुलना कर लीजिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बहुत से लोग, अब जो लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे थे कि क्यों रुक गए, थोड़ा और मारते, 2-4 दिन और चलाते। वो लोग, उन लोगों में से एक भी आदमी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ट्रंप से पूछने जाए कि भाई क्यों रुक गए, इजराइल से पूछने जाए कि क्यों रुक गए। जो लक्ष्य वो लेकर चले थे वो हासिल कर लिया। जो लक्ष्य भारत लेकर चला था ऑपरेशन सिंदूर में, वो हासिल कर लिया। अब जब उधर से प्रस्ताव आया कि अब हम बस कर दीजिए, पाकिस्तान घुटने पर आ गया कि अब रोक दीजिए, तो भारत ने रोक दिया। अब इसीलिए ठीक वही परिस्थिति है। अगर ईरान खुद सामने से आएगा कि अब इस युद्ध को रोक दीजिए, तो युद्ध रुक जाएगा। अगर ईरान नहीं रुकेगा तो युद्ध चलता रहेगा। वही हाल पाकिस्तान का होने वाला है। पाकिस्तान एक भी कोई घटना करेगा, जैसे ईरान अगर एक भी जवाबी कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान एक भी आतंकी घटना करेगा, तो उसका जवाब उसको मिलेगा। और जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शुरुआत में 6-7 मई और 9-10 मई को मिला, उससे ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा भयंकर होगा। तो ये दोनों युद्ध की तुलना करके आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला कितना सही था, कितना सामयिक था, रणनीतिक रूप से कितना प्रभावी था कि हम जो लक्ष्य लेकर चले थे वो हमने हासिल किया, उसके बाद हम रुक गए। तो अब ईरान और इजराइल का युद्ध आगे चलेगा या नहीं चलेगा। एक जो चर्चा थी कि अमेरिका शामिल होगा, नहीं होगा, होगा तो किस रूप में होगा, वो चर्चा तो ख़त्म हो गई। अमेरिका शामिल हो गया, अब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब अमेरिका की प्रतिष्ठा भी इससे जुड़ गई है कि ईरान अगर कोई जवाबी हमला करेगा तो उसका जवाब देना इजराइल से ज़्यादा अब जवाबदेही बन गई है अमेरिका की। तो आप इंतज़ार कीजिए, अभी आने वाले 1-2 दिनों में इस मामले में और स्पष्टता आएगी कि ईरान क्या करता है, उसके जवाब में अमेरिका और इजराइल क्या करता है, और बाकी दुनिया के देश इसमें किस तरह से हस्तक्षेप करते हैं। इसके साथ साथ नज़र इस पर भी रखनी चाहिए कि इस्लामी देशों का रवैया क्या होता है इसके बाद। किसी इस्लामी देश ने ईरान का समर्थन नहीं किया, बल्कि अंदर खाने ये सब इजराइल का समर्थन करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। तो इसलिए जो है दुनिया की पूरी व्यवस्था, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। जिस तरह से दुनिया चल रही थी, जो खाने बने हुए थे, वो सब खाने टूटकर नए खानों में दुनिया बंटने जा रही है। उसमें किसका क्या स्थान होगा, किसका क्या प्रभाव होगा, किसकी क्या शक्ति होगी, इसका पुनर्निर्धारण होगा। और ये सब जो है आने वाले कुछ समय में ये सब लगभग तय हो जाएगा। पूरी तरह से तो नहीं होगा, लेकिन लगभग एक दिशा मिल जाएगी कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।